Hello students, good afternoon everybody, and all of you are welcome in this session. Come online and join the class as we are going to discuss a very important topic for you students, remedial teaching. Many students have joined as we discussed meaning of remedial teaching. उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या होता है एंड इसके साथ साथ हमने कल डिस्कस किए थे सम जनरल फैक्ट्स अबाउट रेमेडियल टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स और उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं रेमेडियल टीचिंग के एम्स और ऑब्जेक्टिव। व्हाई डू वी अरेंज रेमेडियल टीचिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग की क्या नीड है। जैसा कि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, word remedial is originated from remedy, a Latin word remedy. Remedy means to rectify or to improve. Dear ones, role of teacher is very crucial. It is written in many books that teaching is the most challenging job. अध्यापन सबसे चुनौतीपूर्ण काम माना गया है, सबसे जोखिमपूर्ण काम माना गया है। बिकॉज व्हेन वी टीच एंड वी एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, बट ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वल इन देयर मेंटल लेवल, दे आर यूनिक इन themselves, so all students cannot learn with equal speed. Then we have to recognize weakness of the students who are lagged behind in general teaching. This one is also the role of a teacher. यदि कोई विद्यार्थी किसी भी रीजन से यदि टीचिंग में लर्निंग में सक्सेस नहीं हो रहा है, वो नहीं सीख पा रहा है, who is responsible for that? A teacher is responsible. एक अध्यापक को जिम्मेदार माना जाता है। मे बी जैसे मैं आपको ये कंसेप्ट करवा पाने में सही तरह से सफल नहीं हो पाता हूँ, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट। मे बी मेरे मोटिवेशन में कोई कमी रह गई हो, मे बी मैं आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाया हूँ, तो दिस वन इज द रोल ऑफ टीचर। ये अध्यापक का रोल है। इसीलिए कहा जाता है टीचिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब, सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। बिकॉज टीचर को एक साइकोलॉजिस्ट भी होना पड़ता है, टीचर को एक डॉक्टर की तरह डायग्नोस भी करने पड़ते हैं कुछ रीजंस कि व्हाई दिस लर्नर इज नॉट गेटिंग द पॉइंट, क्यों नहीं वो उस चीज को सीख पा रहा है। उसका एज ए फ्रेंड भी रहना पड़ता है उसको। तो इस टोटल प्रोसेस के अंदर while we are teaching, जब हम अध्यापन करवा रहे हैं, तो इट्स वेरी प्लेजरेबल जॉब फॉर सम पीपल। कुछ लोगों को बड़ी प्लेजरेबल जॉब लगती है, बड़ी ही सॉफ्ट कॉलर जॉब प्रतीत होती है, बट ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज रियली वेरी चैलेंजिंग। वी हैव टू मेक ऑल द स्टूडेंट्स लर्न, जिनसे हम अपेक्षा करते हैं वैसा रिजल्ट हम विद्यार्थी से चाहते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल ड्यूटी बन जाती है कि सभी विद्यार्थियों को लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है इक्वली सभी को हम प्राप्त करने में सहायता कर पाए, उनकी हेल्प कर पाए। तो यस्टरडे कल हमने रेमेडियल टीचिंग का मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव एंड सम जनरल फैक्ट्स डिस्कस किए थे। अब रेमेडियल टीचिंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट से ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है एंड सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग आल्सो डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑन द क्वालिटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। हमारी रेमेडियल टीचिंग में हम कितना सफल हो पाते हैं, ये हमारा डिपेंड करता है हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट की क्वालिटी पे। हम एक स्टूडेंट की वीकनेस का पता लगा रहे हैं कि वो क्यों नहीं सीख पा रहा, तो उसके लिए लाइक अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की तरह वी प्रेस्क्राइब सम टेस्ट, कुछ मेडिकल टेस्ट, कुछ
टेस्ट हम प्रेस्क्राइब करते हैं और उस टेस्ट की हेल्प से दे आर डायग्नोस्टिक टेस्ट। उनका जो मिशन होता है, उनका मिशन होता है कि बच्चे की वीकनेस का पता लगाना कि वो क्यों नहीं सीख पा रहा है। तो उन टेस्ट की बेसिस देन वी हैव टू मॉड्यूल, वी हैव टू डिजाइन आवर टीचिंग प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दोज स्टूडेंट्स। उन विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार हमें हमारे टीचिंग प्लान को मॉड्यूल करना पड़ता है, उनकी नीड को समझते हुए, उनकी एबिलिटी को जानते हुए। तो जो वो टीचिंग मटेरियल हम डिजाइन करते हैं दैट इज नोन एज रेमेडियल टीचिंग। नाउ आज अपन डिस्कस करते हैं कि लर्निंग डिफिकल्टीज, कौन कौन सी लर्निंग डिफिकल्टीज हैं जिनके कारण बच्चे वीक रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं और हमें रेमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस लर्निंग डिफिकल्टीज। लर्निंग डिफिकल्टीज IRTP. IRTP means Intensive Remedial Teaching Program. इसकी यदि फुल फॉर्म की बात करें तो I stands for Intensive Remedial Teaching Program। तो एक जो विस्तृत उपचारात्मक शिक्षण की योजना है उसके अंदर हमें कौन कौन सी लर्निंग डिफिकल्टीज के कारण रेमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसको जब हम डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल पुअर मेमोरी। पुअर मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वीकनेस। किसी भी विद्यार्थी की वीकनेस के लिए उनकी पुअर मेमोरी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। सो वी आर नॉट एबल टू अटेन आवर लर्निंग गोल्स। हम हमारे सीखने का उद्देश्य है विद्यार्थी वो प्राप्त नहीं कर पाता और इस कारण हमें सेकेंड टाइम उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग प्लान की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज रेमेडियल टीचिंग। सो पुअर मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके कारण बहुत से विद्यार्थी अपनी लर्निंग गोल्स को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू लर्न प्रॉपरली। नेक्स्ट वन, शॉर्ट अटेंशन स्पैन। Short attention span of student is also responsible for weakness of the student. Short attention span से क्या समझते हैं? कईयों का जो अटेंशन, बिल्कुल कंसंट्रेट होने की जो पावर है वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है और कुछ समय बाद मे बी वो किसी भी रीजन से वो डाइवर्ट हो जाते हैं, वो कंसंट्रेट नहीं रह पाते। तो ये एक लर्निंग डिफिकल्टी है जो विद्यार्थियों को वीक रहने के लिए मजबूर कर देती है, विद्यार्थी वीक रह जाते हैं। तो सम स्टूडेंट्स आर ऑफ शॉर्ट अटेंशन स्पैन, कुछ का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। तो इसलिए एक टीचर को जनरल क्लासरूम के अंदर भी अपना टीचिंग प्लान है अकॉर्डिंग टू नीड एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डिजाइन करना चाहिए। हमें बहुत लंबे समय तक एक कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन, बहुत लंबे समय तक एक ही टाइप से टीचिंग प्लान नहीं रखना चाहिए। टाइम टू टाइम हमें हमारी वॉइस के अंदर मॉड्यूलेशन, हमारी जो सुपरविजन है उसको इस तरह से अरेंज करना चाहिए कि एक स्टूडेंट है वो ज्यादा समय बोर न हो एक कंसेप्ट के ऊपर। सो शॉर्ट अटेंशन स्पैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ द वीकनेस। इस तरह की वीकनेस के लिए शॉर्ट अटेंशन प्लान जो है वो रिस्पॉन्सिबल
रहता है। नेक्स्ट वन, पुअर कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी। Some students are very poor in comprehensive ability. As we have already discussed, all students are not equal in their mental level. So, poor comprehensive ability ये भी एक responsible factor है for the weakness of the student. विद्यार्थियों की कमजोरी के लिए कि वो comprehensive जो ability है, उनकी समझने की जो योग्यता है वो कमजोर है, वो ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसके कारण वो एब्स्ट्रैक्ट जो कंसेप्ट हैं, न्यू कंसेप्ट हैं, डिफिकल्ट कंसेप्ट हैं, उनको बहुत अच्छे से वो सीख नहीं पाते। और जब वो उन्हें अच्छे से नहीं सीख पाते तो वो नेक्स्ट आगे जो टीचिंग प्लान हमारा उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और जब उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे दे विल बी डेफिनेटली लैग्ड बिहाइंड। निश्चित रूप से वो उनसे पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल, तो ये फैक्टर जो है ये भी हमें लर्निंग डिफिकल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। सम स्टूडेंट्स आर नॉट इमोशनली सो स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट। इतने आत्मविश्वास उनमें नहीं होता कि वो यदि कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को वो पूछ सकें, या कोई अन्य बात, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो वो सभी के सामने पूछ सके। तो ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ विद्यार्थियों में नहीं होता, तो वो उस क्वेश्चन को न पूछने के कारण अपनी लर्निंग जो एबिलिटी है, अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है, उसके अंदर बाधा बन जाते हैं। और उनकी अच्छी कॉम्प्रिहेंशन पावर, अच्छी मेमोरी होने के बावजूद यदि उनका डाउट है, वो डाउट उनके कंफ्यूजन के रूप में हमेशा साथ रहता है, और उस कंफ्यूजन के कारण वो अपनी लर्निंग प्रॉपर से नहीं कर पाते। इसलिए भी बहुत से विद्यार्थी जो पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ मोटिवेशन। Lack of motivation. Motivation also plays very important role in our learning process. यदि कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली मोटिवेटेड नहीं कर पाया तो वो अपने लर्निंग गोल्स को अचीव नहीं कर सकता। तो इसलिए यदि विद्यार्थियों के अंदर यदि वो मोटिवेटेड नहीं हो पाए, एक क्लासरूम में लैक ऑफ द मोटिवेशन है, मोटिवेशन की कमी रही है, तो वो भी हमारी वीकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसके लिए हमें दोबारा से जो रेमेडियल टीचिंग का कंसेप्ट लेना पड़ेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपने डिस्कस किया लैक ऑफ मोटिवेशन। इसके बाद जो लर्निंग मोटिवेशन है वो भी स्टूडेंट को इंस्पायर करता है कुछ नया सीखने के लिए। नेक्स्ट वन, वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर। वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर। Some students are not good at problem solving power, problem solving capacity, ability. So they are lagged behind, पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ कंसेप्ट इस तरह से होते हैं कि उन्हें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से क्लास में टीच करते हैं। असाइनमेंट इस तरह से देते हैं जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज करते हैं, या कुछ स्टूडेंट अपने जो टीचिंग के दौरान दिया गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाने में सक्षम नहीं होते। तो ये भी फैक्टर हमें ये रिस्पॉन्सिबल रहता है किसी भी स्टूडेंट की वीकनेस के लिए। नेक्स्ट वन, फेल टू ग्रास्प इंफॉर्मेशन।
these factors are almost similar, लगभग मिलते जुलते हैं. Fail to grasp information. Some students are not so good to grasp all information completely. पूरी इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली कुछ विद्यार्थी नहीं समझ पाते, तो वो फेल हो जाते हैं ग्रास्प करने में उस इंफॉर्मेशन को. और जब हम इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करने में फेल हो गए तो इट मीन उस कंसेप्ट कंस्ट्रक्शन का काम उस टीचिंग में हम नहीं कर पाएंगे. रियल टीचिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसेप्ट, नॉट टू डेवलप रोट मेमोरी. रट्टा लगवाना, किसी चीज को बार बार क्रैम करवाना, दिस वन इज नॉट रियल टीचिंग. रियल टीचिंग इज द बिल्डिंग ऑफ द कंसेप्ट्स, कि आपके दिमाग के अंदर कुछ कंसेप्ट्स बिल्ड किए जाएं, आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट डाल दिए जाएं जिनके बेसिस आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए टोटल इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सीख सके और उसे आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग बाय डूइंग की प्रिंसिपल के तहत यूज करते रहे. सो दिस वन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की वीकनेस के लिए. इसके बाद में अपन लिखते हैं कि some students are slow learner and they cannot complete homework in short time. Homework or classwork. Some students are very slow in learning, so they cannot complete their homework. वो अपना होमवर्क, अपने असाइनमेंट एक छोटे पीरियड के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते. और कई बार ये होता है कि टीचर जो है वो अपना कंसेप्ट तो टोटल एक्सप्लेन करता हुआ पूरा बोर्ड फिलअप कर देता है, और कुछ स्टूडेंट्स तो उसको बहुत अच्छे से कॉपी करने में एबल होते हैं, बट सम स्टूडेंट्स आर वेरी स्लो इन राइटिंग. कुछ बहुत राइटिंग के अंदर स्लो होते हैं, तो वो उस पूरे वर्क को उतार नहीं पाते. जब एक तरह से आप उस कंसेप्ट को अपनी कॉपी में राइट डाउन नहीं कर पाए, तो आप घर जाने के बाद उस कंसेप्ट को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आप दूसरे विद्यार्थियों से पीछे रह जाएंगे. तो स्लो लर्नर एंड स्लो जो राइटिंग स्किल वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इस तरह से वीक हो जाते हैं अपने कंसेप्ट के अंदर. तो इसके बाद नेक्स्ट जो अपने डिस्कस करते हैं कि फेल टू ट्रांसफर नॉलेज. सम स्टूडेंट्स फेल टू ट्रांसफर नॉलेज to related concept. Some students are not good at the transfer of the knowledge. नॉलेज को ट्रांसफर करने में, एक अपने प्राप्त किए नॉलेज को दूसरे को डिलीवर करने में वो सक्षम नहीं होते. जब हम उसमें सक्षम नहीं होते तो उस समय भी बहुत से विद्यार्थी अपनी बात दूसरे को कन्वे नहीं कर पाते, दूसरे को उसका मीनिंग भी नहीं बता पाते. तो जब हम अपनी बात, अपने नॉलेज को ट्रांसफर करने में योग्य नहीं हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारे कंसेप्ट के अंदर पिछड़ जाते हैं. तो दीज आर सम रीजंस, ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण स्टूडेंट्स हैं वो लैग बिहाइंड हो जाते हैं, और उनके कारण हमें जो रेमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ती है. तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिसमें अपन देख सकते हैं कि इसमें अपन एक फैक्टर और भी ले सकते हैं, हैविंग प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड abstract
आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सिमिलर फैक्ट ही है लगभग। हैविंग प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज कंप्लीटली। कुछ विद्यार्थी जो अमूर्त विचार होते हैं, कुछ कॉन्क्रीट थिंग्स होती हैं जो हमें सामने दिखाई देती है, उनको तो हम इजीली समझ सकते हैं, लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं जो अमूर्त हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, केवल हमें माइंड के अंदर उसकी एक कल्पना लेके उन्हें समझना पड़ता है। तो कुछ विद्यार्थी उसमें अच्छे नहीं होते। जो विद्यार्थी उसमें अच्छे नहीं होते, दे आर लैग्ड बिहाइंड, वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, और इसके कारण हमें रेमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ती है। तो दीज आर सम फैक्टर्स रिलेटेड टू द लर्निंग डिफिकल्टीज। ये हमारी कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज हैं जो कॉमनली स्टूडेंट्स में पाई जाती हैं, और इन लर्निंग डिफिकल्टीज के कारण हमें रेमेडियल टीचिंग का यूज करना पड़ता है। इंटेंसिव रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम के अंदर, इस टोटल प्रोग्राम को हम IRTP नेम से भी जानते हैं। तो ये लर्निंग डिफिकल्टीज होने के कारण एक टीचर का वर्क इतना ही नहीं है कि वो जस्ट टू ट्रांसफर हिज नॉलेज, दिस वन इज नॉट रियल टीचिंग। रियल टीचिंग मीन्स to make able all the students to achieve their learning goals, उनके सीखने के उद्देश्य को पूरा करना प्रत्येक विद्यार्थी के, ये एक टीचर का सही रोल है। यदि वो टीचर नहीं कर पाता है तो इट मीन वो कहीं ना कहीं जो मिस्टेक है, वो जो कमी है, वो अध्यापक की मानी जाती है। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ टीचिंग अप्रोचेज जो हमें हेल्प करती हैं इन लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर करने में, ताकि हम स्टूडेंट्स में एक अच्छा कंसेप्ट टीचिंग का दे पाएं और सभी विद्यार्थी इक्वल स्पीड से तो नहीं कह सकते, लेकिन इक्वली लर्निंग गोल जरूर प्राप्त कर सकें। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि कुछ विद्यार्थी थोड़ा जल्दी सीखेंगे, जो लेट सीखेंगे उनके लिए अपने कुछ अलग से टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज करनी पड़ती हैं। इसे अपन हेडिंग देंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स विद learning difficulties. Principles of helping students with learning difficulties, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिनमें लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, चाहे वो पुअर मेमोरी है, चाहे उसमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, चाहे उसमें लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन है, चाहे उसमें कॉम्प्रिहेंशन पावर का कमी है, जो अपने अभी डिस्कस किए हैं सारे। उन फैक्टर के कारण एक टीचर को किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए क्लास के अंदर कि वो उन लर्निंग मोटिव्स को, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है स्टूडेंट के, उसको पूरा कर सके। तो उन्हें अपन प्रिंसिपल्स, ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर करने में। तो उसमें हम सबसे फर्स्ट पहला जो इसमें प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, इसे अपन बोलेंगे टीचिंग प्रिपरेशन। टीचिंग प्रिपरेशन, दिस वन इज द टीचिंग प्रिपरेशन ऑफ इंटेंसिव रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। टीचिंग प्रिपरेशन ये कॉमन टीचिंग प्रिपरेशन से अलग है, ये हमें अरेंज करनी पड़ती है रेमेडियल टीचिंग में। कॉमन टीचिंग में तो हमने स्टूडेंट्स को एक जनरल टीचिंग करवाई, कुछ विद्यार्थी लर्निंग डिफिकल्टीज के कारण लैग बिहाइंड हो गए, पिछड़ गए, वीक रह गए। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमने इंडिविजुअलाइज्ड, उनके लिए व्यक्तिगत
उनके कारणों को जानते हुए कि वो लैग्ड बिहाइंड क्यों हो गए, उन कारणों को समझते हुए हमें टीचिंग प्रिपरेशन एक टीचर को करनी चाहिए। यानी अध्यापक को कमजोर विद्यार्थियों की योग्यता, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी जो भी क्षमता है उसके अनुसार अलग से टीचिंग प्लान डिजाइन करना पड़ता है। अब वो टीचिंग प्लान कॉमन टीचिंग प्लान से अलग होना चाहिए। कॉमन टीचिंग प्लान हम टेक्स्ट बुक बेसिस तैयार करते हैं, लेकिन रेमेडियल टीचिंग के अंदर जो हमारी टीचिंग प्रिपरेशन होती है वो विद द हेल्प ऑफ द TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हेल्प से बेसिक स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करते हुए कुछ न्यू स्ट्रेटजी के साथ हमें अपने कंसेप्ट को उन विद्यार्थियों तक कन्वे करना पड़ता है बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर। तो उन सब स्ट्रेटजीज का यूज करते हुए हमें टीचिंग प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रिंसिपल में वी शुड arrange our teaching material according to need and ability of the student, need, ability and interest of the students. We should use very simple टीचिंग कंसेप्ट। टीचिंग कंसेप्ट बहुत ही साधारण यूज करने चाहिए, बिल्कुल बाय गिविंग मैनी एग्जांपल्स, बहुत से एग्जांपल देके अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छा से क्लियर करना चाहिए। तो सेकंड जो इसमें है, इसमें अपन है डिवाइस वेरियस लर्निंग activities. Devise various learning activities. A teacher should devise various learning activities according to the need, according to the ability of the weak students. These activities should be very simple, should be very interesting according to the interest of the weak student. यदि कोई विद्यार्थी खेल विधि से पढ़ने के में इंटरेस्ट रखता है तो हमें वो जो वेरियस लर्निंग जो एक्टिविटी हमने बच्चे के लिए तैयार करनी है, जिससे बच्चे सीखेंगे अपने टीचिंग के अंदर, तो इसमें हम यूज करते हैं किसका, विद्यार्थी के इंटरेस्ट का। विद्यार्थी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें कुछ इंटरेस्टिंग टीचिंग प्लान, कुछ इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्टिविटीज ये हमें डिवाइस करनी पड़ती है, वो हमें खोजनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, जिसके कारण एक टीचर का जो जॉब है वो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब माना जाता है। उसको इतनी इजी लैंग्वेज में मटेरियल अवेलेबल करवाएं, हमें अपने लेवल से हटके विद्यार्थी के लेवल पे जाना पड़ता है और उसकी आवश्यकता को समझते हुए उसकी लैंग्वेज के अंदर वो इस तरह की लर्निंग एक्टिविटीज अरेंज करेगा जिससे हमें लगेगा कि ये विद्यार्थी इस विधि से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। सो दिस वन इज वेरी क्रूशियल रोल ऑफ ए टीचर। टीचर का बहुत क्रूशियल रोल है इस तरह से। इसके बाद में नेक्स्ट जो है डिजाइन मीनिंगफुल opportunities. This one is also a role of a teacher in remedial teaching to design meaningful opportunities for the students. अब इसमें जो meaningful opportunities का मतलब है meaningful learning opportunities, सीखने की meaningful opportunities, especially if we discuss in reference of English. अब इंग्लिश की यदि अपन बात करें तो we should give proper environment. If environment is not available to the student, we should arrange
that type of the environment for the student which is needed by that student. उस विद्यार्थी को जिस तरह के वातावरण की जरूरत है उस तरह के वातावरण के लिए कि जिस उस अपॉर्चुनिटी से उस वातावरण से, जैसे कि अपन पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज के विषय में अपन बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज इज कोट नॉट टॉट, पकड़ी जाती है, आपस में बातचीत से हम ज्यादा सीखते हैं। तो इस तरह की मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज कि उसको कुछ ग्रुप क्रिएट कर दे जिसके अंदर वो बातचीत करे उस लैंग्वेज के अंदर, उसको कुछ गेम्स इस तरह से प्ले करवाए जाएं जिसके अंदर वो लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज उसको बहुत ज्यादा मिले, उसको लैंग्वेज लैब का यूज करने के लिए मोटिवेट किया जाए। तो इस तरह की कंडीशंस के कारण भी, इन तरह के प्रिंसिपल से भी हम बहुत रेमेडियल टीचिंग में सक्सेस हो सकते हैं। तो इस तरह से हम डिजाइन जो है कर सकते हैं मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज का। इसके बाद नेक्स्ट वन, वी शुड यूज सम टीचिंग अप्रोचेज। कुछ टीचिंग अप्रोचेज भी हमें इस तरह की यूज करनी चाहिए जिससे हम जो विद्यार्थी को बहुत अच्छे तरीके से रेमेडियल टीचिंग का कंसेप्ट दे सके। तो इसमें वी शुड यूज TLM, हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करना चाहिए। वी शुड यूज वेरी सिंपल अप्रोचेज, वी शुड यूज वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोचेज अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द वीक स्टूडेंट। जो वीक स्टूडेंट है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। तो वी शुड पेस विद द लर्नर, हमें लर्नर की गति से चलना चाहिए। जैसे कि हमने देख लिया कि वो लर्नर स्लो लर्नर है, तो हमें इस तरह की अप्रोच यूज करनी चाहिए कि हम स्लोली विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ मोर स्टेप्स, कई स्टेप्स में अपने टीचिंग मटेरियल को डिवाइड करते हुए हमें टीच करना चाहिए। तो इट मीन टीचिंग अप्रोचेस, एप्रोप्रिएट टीचिंग अप्रोचेस also plays very important role in our remedial teaching। हमारी रेमेडियल टीचिंग के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले हो सकता है। तो एक टीचर को एक अच्छी तरह से इन कंडीशंस को समझते हुए हमें इन लर्निंग कंडीशंस का, इन लर्निंग सिचुएशन का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, प्रोवाइडिंग clear information or concept। A teacher should provide very clear information or very clear instruction to the student। Sometimes our instructions are doubtful, if not doubtful, यदि doubtful नहीं होते तो अपन जिसे कह सकते हैं कि दे आर वेरी लेंथी इन देयर लैंग्वेज। अपनी भाषा के अंदर वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन होती है, वो जो कंसेप्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं। देन वी शुड यूज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से, मीनिंगफुल होना चाहिए, टू द पॉइंट वो बात होनी चाहिए। यदि बहुत ज्यादा बड़े सेंटेंसेस का हम यूज कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ द लॉन्ग सेंटेंसेस वी शुड यूज सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस। वी शुड यूज कीवर्ड्स, हमें कीवर्ड्स का यूज करना चाहिए। इफ द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू ग्रास्प ऑल इंफॉर्मेशन देन वी शुड गिव हिम और हर अ हिंट, हमें उसे हिंट देनी चाहिए, हम उसे नोट्स बनवा सकते हैं, हम उसको कीवर्ड्स दे सकते हैं जिनकी हेल्प से वो इजीली सीख सकता है। तो प्रोवाइडिंग क्लियर इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट, दिस प्रिंसिपल आल्सो हेल्प अ टीचर टू अचीव लर्निंग गोल फॉर द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, समराइज वाइड concepts। समराइज वाइड कंसेप्ट्स या समराइज अपन इसे मेन पॉइंट्स,
our concept is very lengthy, यदि हमारा कंसेप्ट बहुत लेंथी है, हमारी टीचिंग के अंदर जो विचार हम पढ़ा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन हमें दे रहे हैं, तो वो बहुत लेंथी है, then we should we should arrange that concept by using main points. हमें उस कंसेप्ट को, उस टीचिंग प्लान को मेन पॉइंट्स की हेल्प से टीच करना चाहिए, ताकि वो छोटे छोटे जो मेन पॉइंट्स हैं वो याद रह जाए विद्यार्थी को, और उन मेन पॉइंट्स, उन कीवर्ड्स की हेल्प से वो अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीख पाए। तो कई बार कुछ विद्यार्थी उसकी टोटल कंसेप्ट को लर्न करने में मुश्किल फील करते हैं, देन वी शुड समराइज, उसका बिल्कुल संक्षिप्त करके मेन पॉइंट्स उसके दे देने चाहिए, ताकि उन मेन पॉइंट्स के बेसिस वो उसको विस्तृत रूप दे सके, इसके वो योग्य होना चाहिए। तो यदि बड़ी लेंथी कंसेप्ट को वो ग्रास्प नहीं कर पा रहा, तो हमें समराइज जो कंसेप्ट्स हैं, उसके मेन पॉइंट्स हैं, वो ही क्लास में डिलीवर करने चाहिए, ताकि उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग वो उसको विस्तृत रूप दे सके और लिख सके। इसके बाद नेक्स्ट वन, एनहेंस लर्निंग मोटिवेशन। एनहेंस लर्निंग मोटिवेशन and interest. By enhancing interest of a student or motivation, we can achieve our goal. हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। Enhance learning motivation. If students are not motivated, जैसा कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं, motivation plays a very important role. A student गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है यदि अपन उसको मोटिवेट कर देते हैं। अब मोटिवेट हम उसको कई तरीके से कर सकते हैं। हम उसको वर्बल मोटिवेट कर सकते हैं, क्लास में उसकी वर्बल अप्लॉज कर सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं। हम उसको थोड़ा सा अच्छा करने पे अच्छी पुनर्बलम दे, यदि उसका अच्छा रेनफोर्समेंट करें, तो वो उस एक्टिविटी को करने में इंटरेस्टेड होने लगता है। जब वो इंटरेस्ट होता है, जब एक टीचर ने विद्यार्थी में इंटरेस्ट पैदा कर दिया किसी टॉपिक के प्रति, देन ही विल डेफिनेटली डू, वो बिल्कुल निश्चित रूप से कर लेगा। अब उसे टीचर के जस्ट मोटिवेशन की हेल्प से अपने आप लर्निंग करने में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो यही एक रियल रोल है एक अध्यापक का, कि वो उस विद्यार्थी के अंदर मोटिवेट करे, उसे उसमें मोटिवेशन पैदा कर सके, और उसमें उस टॉपिक के प्रति रुचि या इंटरेस्ट पैदा कर सके। हमने नोट किया है कि जब हमारी स्कूल एजुकेशन थी, तो कुछ सब्जेक्ट हमें इसलिए अच्छे लगते थे कि वो सब्जेक्ट हमारे फेवरेट सब्जेक्ट क्यों थी, क्योंकि उनको पढ़ाने वाले का जो कंसेप्ट था वो हमें इतना मोटिवेट कर देते थे कि हमें वो सब्जेक्ट अच्छे लगने लगते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी जिसके लिए टीचर्स आर वेरी आइडियल, उनके लिए अध्यापक बहुत ही आइडियल होते हैं, तो वो उस टीचर की बात बहुत अच्छे से समझेंगे जिनसे वो मोटिवेट हो जाते हैं, जिनके टीचिंग प्लान में वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और यहीं से हमारा इंटरेस्ट पैदा होता है एक स्टूडेंट का, और वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को अच्छा मानने लगता है। तो ये प्रिंसिपल वैसे भी जनरल टीचिंग में भी यूज करना चाहिए कि वी शुड मोटिवेट द स्टूडेंट टू डू गुड। अच्छा करने के लिए हमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो बहुत अच्छे से लर्न कर सके और इंटरेस्टिंगली वो पार्टिसिपेट करे क्लासरूम में। नेक्स्ट वन, एनकरेज students participation in class. Some students are very passive. कुछ विद्यार्थी इतने निष्क्रिय होते हैं, they don't want to participate in the class. वो क्लास में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते, और जब वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को भी अचीव
नहीं कर सकते। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन का जो रोल है, एक सुपरविजन का जो रोल है, वो भी एक टीचर का है। जब भी आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो जनरल टीचिंग है, चाहे हम रेमेडियल टीचिंग में करवा रहे हैं, तो हमें उस स्टूडेंट्स की एक्टिविटी के ऊपर हमें एक नजर रखनी पड़ती है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अभी पैसिव हो रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट की तरह हमें समझना पड़ता है उन विद्यार्थियों को हु आर पैसिव, एंड देन वी शुड मेक देम एक्टिव बाय पॉजिटिव रेस्पॉन्सेस। हम उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देके एक्टिव करेंगे और उन्हें पता भी न चले और वो क्लास की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। और जब क्लास की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तो वो सीखने के भी योग्य हो जाएगा। तो वी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज। तो क्लासरूम एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट करने के लिए हमें विद्यार्थी को बार बार एनकरेज करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें प्रिंसिपल है वो है फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस। फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस। ये अभी अपन बात कर चुके हैं कि एक टीचर को टोटल लर्निंग प्रोसेस में एक सुपरवाइजर की तरह हमें टोटल लर्निंग प्रोसेस के अंदर फोकस रखना पड़ता है। यदि हम फोकस रखते हैं तो उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स की। तो इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर हम फोकस किस तरह से रख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचर शुड बी फ्रेंडली। एक तो फ्रेंडली होना चाहिए। सेकंड, एज ए गार्जियन उसको सुपरवाइज करनी चाहिए क्लास को कि उस क्लास के अंदर कोई किस तरह की लर्निंग हो रही है, कौन कौन से विद्यार्थी लर्निंग में इन्वॉल्व हैं, कौन से नहीं है। तो हम टोटल लर्निंग प्रोसेस के ऊपर फोकस रख के भी स्टूडेंट्स का ध्यान रख सकते हैं, उनका कंसर्न रख सकते हैं। और जो विद्यार्थी हमें लगता है कि नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, जो लगता है कि जिनका अटेंशन है वो डाइवर्ट है, हम उनको एनकरेज कर सकते हैं सही टीचिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब इसमें लास्ट एक जो पॉइंट है कि जो लर्निंग प्रिंसिपल में, इसमें प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स में हमारी हेल्प करेगा, तो इसमें आएगा शो कंसर्न for performance of students. Show concern for performance of students, individuals. A teacher should show concern to the performance of the students. एक विद्यार्थी की परफॉर्मेंस के साथ उसे कंसर्न रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे एज ए फ्रेंड, एज ए हेल्पर, एज ए गाइड हमें उसे टाइम टू टाइम गाइड करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल भी एक टीचर की हेल्प करता है टू प्रोवाइड गुड रेमेडियल टीचिंग, टू प्रोवाइड देम टीचिंग। एक अच्छी टीचिंग के लिए ये प्रिंसिपल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उसका कैसे कंसर्न उसको किस तरह से शो कर सकते हैं? एक टीचर को हमेशा ये शो करना चाहिए कि ही इज हेल्पर ऑफ दैट स्टूडेंट, कि मैं आपका हेल्पर हूं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप क्लास में एक टीचिंग करवाने के बाद थोड़ा लंच टाइम में आपको फ्री टाइम मिला, या उस क्लास टाइम के अलावा जब भी आपको ब्रेक में कोई फ्री टाइम मिला, तब आप उन विद्यार्थियों पे अलग से नजर रख सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट के अंदर, आपके कंसेप्ट के अंदर वीक हैं। तो उन कमजोर विद्यार्थियों को आप अलग से कंसर्न रखते हुए, उनका अलग से ध्यान रखते हुए उनको दूसरी क्लास के इक्वल ला सकते हैं।
थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उनके लिए निकालते हुए। तो इस तरह से हमारे एक टीचर का जो फीडबैक है विद्यार्थियों से लेते रहना, उनका कंसर्न करना, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हेल्प से एक जो टीचर है वो सक्सेस हो जाता है, एक फ्रेंड की तरह, एक गाइड की तरह और एक टीचर की तरह अपने मिशन को अचीव करने में। तो ये कुछ हमारे प्रिंसिपल्स थे जो हम यूज करते हैं रेमेडियल टीचिंग के अंदर। अब इसके बाद अपने बहुत ही शॉर्ट के अंदर पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, जो रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो अपन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज हमें यूज करनी चाहिए रेमेडियल टीचिंग के अंदर, और रेमेडियल टीचिंग में हम किन टेक्निक्स का यूज करते हैं। यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। इसमें अपने डिस्कस करेंगे रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हमें रेमेडियल टीचिंग में अलग से अडॉप्ट करनी पड़ती हैं कॉमन टीचिंग की बजाय। तो रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज, तो कुछ ऐसी रणनीतियां हैं जो हमें रेमेडियल टीचिंग के अंदर यूज करनी पड़ती है। तो पहली जो है इसमें वो हमने पहले भी डिस्कस की थी, IEP। IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रेमेडियल टीचिंग इज इंडिविजुअलाइज टीचिंग प्लान। एक व्यक्ति की, एक विद्यार्थी की अलग अलग विभिन्नता के आधार पे पर्सनल विद्यार्थी के लिए जो हम रेमेडियल टीचिंग का प्लान तैयार करते हैं, दैट इज नोन एज IEP। इसमें हम टोटल क्लास के लिए पूरी टीचिंग का कंसेप्ट नहीं देते। इसमें हम उन विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग जो वीक रह गए, और उन वीक विद्यार्थियों में भी अलग अलग वीकनेस का कारण हो सकता है, उनके लिए भी हमें अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग टीचिंग प्लान का यूज करना पड़ता है। सो फर्स्ट टेक्निक दैट इज यूज्ड इन रेमेडियल टीचिंग is known as IEP. Second one, peer support program. We should use some peer support program in our remedial teaching. हमारी रेमेडियल टीचिंग के अंदर हमें पीयर सपोर्ट प्रोग्राम यूज करने चाहिए। पीयर जो हमारे साथी हैं, बिल्कुल साथ रहते हैं, ऐसे साथियों से कई बार विद्यार्थी बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो ये जो पीयर ग्रुप प्रोग्राम है, जिसमें अपने फ्रेंड्स को भी ले सकते हैं, गार्जियंस को भी ले सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स को भी ले सकते हैं, अदर स्टूडेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उनकी हेल्प से वी शुड यूज पीयर सपोर्ट एक्टिविटीज प्रोग्राम इन रेमेडियल टीचिंग। ये भी एक टीचिंग की स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट वन, रिवार्ड स्कीम। We should motivate a student by giving rewards or prizes. Rewards और prizes की हेल्प से हम स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, और रिवार्ड्स है या जो प्राइज है वो चाहे हमारी प्रशंसा है, चाहे हम रिवार्ड के अंदर कोई थिंग दे रहे हैं, तो चाहे हम कोई उससे लर्निंग से रिलेटेड कोई वस्तु दे रहे हैं, कुछ भी हम उस स्टूडेंट को दूसरों की प्रेजेंस में देते हैं तो उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो रिवार्ड स्कीम शुड बी यूज्ड एज अ टीचिंग स्ट्रेटजी इन रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग में हमें इनका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन, हैंडलिंग pupil behavior
behavioral problems. Handling pupil behavioral problems. Some students are very shy in nature. Behavior ही लिख दें अपने, इसमें ज्यादा ठीक रहेगा. Behavior students are very shy in nature. कुछ विद्यार्थी हैं अपने नेचर में बहुत शाई होते हैं, रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बात किसी से नहीं कर पाते. तो ऐसे इमोशनल स्टूडेंट्स को सही स्ट्रेटजी के अंदर डील करने के लिए हमें एक टीचर को एक्सपर्ट की तरह काम करना पड़ेगा, उसे उसका फ्रेंड बन के रहना पड़ेगा, उसके बिल्कुल क्लोज रिलेशन में जाके उस बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी. मे बी उसको उसके फ्रेंड से सही बात पता करनी पड़े, चाहे उसको गार्जियन से कांटेक्ट करके उसकी सही कंडीशन का पता लगाना पड़ेगा. तो इसमें हमें उसके बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनको हैंडल करने में एक टीचर की बहुत बड़ी रोल रहेगा. उसे एज ए साइकोलॉजिकल वर्क भी करना पड़ेगा. इसके बाद में अपने आते हैं डेवलपमेंट ऑफ जेनेरिक स्किल्स. By developing generic skills, we can teach student very effectively. तो इसमें generic skills जो है, इसमें हम we should build good habits in the students. ऐसी अच्छी आदतें विद्यार्थी में बनानी चाहिए जो उसे लर्निंग के लिए अपने आप ही मोटिवेट करे. जैसे कि सेल्फ रीडिंग हो सकती है कि विद्यार्थी सेल्फ रीडिंग के लिए मोटिवेट होने लगे. जब सेल्फ रीडिंग करेगा तो वो अपने आप अपनी लर्निंग में आगे बढ़ता जाएगा. बी रेगुलर, वो रेगुलर रहने लगे. जब रेगुलर रहेगा किसी भी वर्क में तो वो बहुत अच्छी तरह से उस कंसेप्ट को समझ पाएगा. बी डिसिप्लिन्ड, यदि वो डिसिप्लिन रहेगा तो भी उस वर्क को बहुत अच्छे से करने लगेगा. तो ये कुछ हमारी जेनरिक स्किल्स हैं कि जिनकी हेल्प से हम विद्यार्थी में लर्निंग एबिलिटीज हैं उनको बढ़ा सकते हैं. इसके बाद अपन दे सकते हैं कंप्लीट होमवर्क, कि वो होमवर्क कंप्लीट करे टाइडली, बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा होमवर्क कंप्लीट करे, वो अपने असाइनमेंट डेली बनाए. तो ये कुछ नोट्स मेकिंग की हैबिट हो सकती है उसकी, एग्जामिनेशन स्किल्स उसकी हो सकती हैं. तो ये कुछ स्किल यदि अपने विद्यार्थी में डेवलप करते हैं तो ये भी हमारी एक तरह से टीचिंग स्ट्रेटजीज है जो हम यूज करते हैं रेमेडियल टीचिंग के अंदर. तो इसमें हम बिल्कुल उसकी जो सेल्फ लर्निंग है, अपने आप सीखने की हैबिट है, ये भी हम डेवलप कर सकते हैं. और सेल्फ लर्निंग की जो हैबिट है या जो ये स्किल है ये हम डेवलप कर सकते हैं विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यदि यूज हम करने के लिए विद्यार्थी को मोटिवेट कर दिया तो वो अपने आप सीखने के लिए प्रेरित हो जाता है और वो बहुत अच्छा सीख पाता है. नेक्स्ट वन जो इसमें है कि असेसमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग. असेसमेंट है हमारी लर्निंग प्रोसेस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. विदाउट असेसमेंट के बिना हम जज नहीं कर पाते कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है. तो इसलिए असेसमेंट बाय रेगुलर असेसमेंट, कि हम एक टीचर को रेगुलर असेसमेंट की हेल्प से और उस रिकॉर्ड को हमें मेंटेन रखना चाहिए जो एक विद्यार्थी के रेस्पॉन्सेस हमें मिले हैं, चाहे वो रेस्पॉन्सेस हमें क्लास में मिले हैं, चाहे वो रेस्पॉन्सेस हमें फील्ड के अंदर मिले हैं, चाहे वो हमारे टीचिंग के दौरान उसने रेस्पॉन्सेस दिए हैं, चाहे वो बहुत अच्छा होमवर्क करके लाया है, बहुत अच्छा टेस्ट में उसका स्कोर है. तो ये जो सभी तरह के रिकॉर्ड है ये हमें मेंटेन करने चाहिए और हमें
उसका असेसमेंट है वो रेगुलर करना चाहिए। वैसे असेसमेंट के लिए हम दो तरह के असेसमेंट टेस्ट या जिसे अपन टूल का यूज करें कह सकते हैं, एफए एंड एसए। FA means formative assessment and SA means summative assessment। FA एक बिल्कुल शॉर्ट टाइप के असेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसे जो है समेटिव एक व्यापक एक समग्र मूल्यांकन है। तो FA के अंदर आता है विद्यार्थी का डेली का होमवर्क, उसके असाइनमेंट्स, उसकी छोटी छोटी बातों पे पूछे गए क्वेश्चंस, वर्बल हम जो उससे आंसर ले रहे हैं वो सभी आते हैं एफए के अंदर। यानी एफए बिल्कुल शॉर्ट टेस्ट होते हैं, शॉर्ट क्विजेस होती हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, हमारा होमवर्क होता है, असाइनमेंट होता है, उसका डेली का वर्क होता है, डेली की उसके रिस्पॉन्सेस होते हैं। और जो ऐसे है दे आर डिजाइन्ड टेस्ट, वो एक टेस्ट है, वो एक तरह की एग्जामिनेशन है जिसमें पर्टिकुलर सिलेबस है, पर्टिकुलर उसमें कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट्स की हेल्प से भी। तो विद द हेल्प ऑफ एफए एंड एसए दीज आर टूल्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के ये टूल है, इनकी हेल्प से हम एक स्टूडेंट को रेगुलरली चेक कर सकते हैं और उसकी टीचिंग को, उसकी लर्निंग गोल्स को प्राप्त करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। और जो एफए और एसए के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, these records should be kept by teacher। ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये भी टीचर के द्वारा रखे जाने चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि विद्यार्थी पहले कितना स्लो लर्नर था और धीरे धीरे वो कितना अच्छा उसने किया है। तो उसकी ये परफॉर्मेंस है वो एक टीचर के द्वारा एक जज की तरह रखनी पड़ती है। नेक्स्ट इसमें जो आता है प्रिंसिपल जो है, वो प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है कांटेक्ट विद पेरेंट्स। टीचर्स कांटेक्ट विद पेरेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। Sometimes parents are very helpful, they will help you to make the student learn that particular ऑब्जेक्टिव। कोई भी पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने में वो गार्जियन उसकी हेल्प करते हैं। तो समटाइम्स दे आर हेल्पफुल बट समटाइम्स गार्जियंस आर नॉट हेल्पफुल। इसमें मेरे कहने का मतलब हेल्पफुल वो किस तरह से नहीं है, वो साइकोलॉजिकली हेल्पफुल नहीं है। वो ओवर एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि उनके बच्चे की हो सकता है कि योग्यता के क्षमता है वो कम है, एबिलिटी कम है, लेकिन वो अपने नेबरिंग के अंदर अपने पड़ोसी के बच्चे से उसके कंपेयर करते हैं और तब वो बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं, आपको इतना स्कोर लेना ही है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाता है। तो हेल्पिंग जो पेरेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं, लेकिन समटाइम्स पेरेंट्स आर ओवर एक्सपेक्टेड, बहुत ज्यादा अपेक्षा विद्यार्थियों से रखते हैं। तो उस टाइम ये टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उन गार्जियन को बच्चे की सही एबिलिटीज, बच्चे के सही इंटरेस्ट से अवगत करवाए और उसके अकॉर्डिंग वो उनको कन्वेंस करे, ताकि वो यदि गार्जियन है बच्चे को प्रताड़ित न करके उसको टॉर्चर न करें बल्कि उसकी हेल्प करे, तो वो बच्चा बहुत अच्छे से सेम ऑब्जेक्टिव को भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस गार्जियन को भी रखना पड़ेगा और उस पेशेंस को रखने में वो टीचर हेल्प करेगा कि वो उनकी काउंसलिंग करे और काउंसलिंग के द्वारा उन गार्जियन को बहुत अच्छे से समझाए। तो कॉन्टेक्ट विद पेरेंट्स इज ऑल्सो ए टीचिंग स्ट्रेटजी शुड बी यूज्ड इन रेमेडियल टीचिंग। इसके बाद अपन लास्ट में इसमें डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन विद अदर टीचर्स। Coordination with other teachers. If we are teaching English, then we should coordinate with
other teachers who are teaching other subjects, science, maths, हिंदी, जो भी अदर सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे भी हमें कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, विद्यार्थियों के बारे में काउंसलिंग करनी चाहिए कि ये विद्यार्थी किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है या ये लैग्ड बिहाइंड है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर विद्यार्थी आपके विषय में कमजोर हो लेकिन दूसरे विषयों के अंदर, दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर वो बहुत अच्छा हो, तो हमें एक प्री कंसेप्शन नहीं रखना चाहिए, पहले ही प्रेजुडिस नहीं रख लेनी चाहिए कि ये विद्यार्थी कमजोर है। तो हो सकता है वो दूसरे विषयों में अच्छा हो। उन टीचर्स की हेल्प से उस विद्यार्थी के इंटरेस्ट को समझते हुए उसकी नीड, एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज दैट वी शुड यूज इन रेमेडियल टीचिंग। लास्ट में भी मैं आपसे यही कहूंगा, टीचिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब। सबसे चुनौतीपूर्ण काम है वो टीचिंग है। इफ अ लर्नर इज नॉट लर्निंग, यदि एक सीखने वाला नहीं सीख रहा, टोटली टीचर इज रेस्पॉन्सिबल। विद्यार्थी के लिए उसकी कोई दोष नहीं है, वो सारा का सारा दोष टीचर का माना जाता है। तो इसलिए टीचर को बहुत ही एक्सपर्ट की तरह एफिशिएंटली उसको सब्जेक्ट का ज्ञाता होने के साथ साथ साइकोलॉजिकल और बहुत से ट्रेड्स उसके अंदर होने चाहिए ताकि वो विद्यार्थी को सही मार्ग पे ले जाए। तो आप भी अपने विद्यार्थियों के अंदर ऐसी अपेक्षा, जो कि आपने बीएड कोर्सेज या एसटीसी कोर्सेज में भी इन प्रिंसिपल्स पे बहुत पढ़ा होगा, तो उनको भी आप क्लासरूम में अप्लाई करें। तो ये अपने रेमेडियल टीचिंग का कंसेप्ट था। कल आपको रेमेडियल टीचिंग कुछ बचा हुआ पार्ट है वो अपने मंडे के लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। और आप कल जो संडे को आपका टेस्ट होना है सेम टाइम 4:30 PM पे, तो उसमें आपको रेमेडियल टीचिंग एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, इन दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स प्लीज इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर जरूर सबमिट करें, चाहे आपका स्कोर कम रहता है चाहे ज्यादा रहता है, क्योंकि जब तक मैं आपको असेसमेंट के थ्रू जज नहीं कर पाऊंगा, जब तक मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, तब तक मुझे अपनी कमी का पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर कहाँ कमी थी, मैं कहाँ आपको मोटिवेट करने में असफल रहा हूँ। तो कल अपने टेस्ट में कल क्लास नहीं होगी ऑनलाइन, कल सिर्फ टेस्ट रहेगा। मंडे की क्लास में अपने नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक यू ऑल हैव गॉट द पॉइंट। इफ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज छोड़ देना चैट बॉक्स के अंदर, आई विल रिस्पॉन्ड। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।